जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ज़ुहैब रमज़ान भट्टी और राइटिंग के हवाले से, स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से एक और नशिस्त के साथ हम हाज़िर हैं। हमने 2 इंटरव्यूज़ इसके पहले किए हैं और आपने उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ज़रूरत तो नहीं थी कि तीसरी भी नशिस्त इसके ऊपर होती, लेकिन आपके जितने सवाल थे इसके ऊपर और जितना आप उसके ऊपर इसको इंटरेस्ट लेके दिलचस्पी के साथ इसको देख रहे थे, दोनों इंटरव्यूज़ आपने देखे और कुछ तशनगी मुझे महसूस हुई कि आप लोगों को है, जो आपके कमेंट्स में, कॉल्स में, मैसेजेस में लगी। तो हमने सोचा कि आज का जो इंटरव्यू रखें, 2 ड्रामा राइटर्स का तो हो गया, आज के भी जो हमारे गेस्ट हैं वो भी ड्रामा राइटर हैं, उन्होंने भी ड्रामाज़ लिखे हैं, लेकिन उससे बढ़कर इन्होंने मुख्तलिफ़ जो शोबे हैं राइटिंग में, उनमें बहुत ज़्यादा नाम बनाया है। डाइजेस्ट की दुनिया हो, नावल की दुनिया हो, अफ़साने की दुनिया हो, कहानी की दुनिया हो, अमजद जावेद साहब ने अपना एक मुकाम पैदा किया है, अपना एक नाम पैदा किया है। तो आज हम आपके लिए अमजद जावेद साहब को यहाँ पर स्टूडियो में बुलाया है, हासलपुर से स्पेशली आए हैं। अमजद जावेद साहब, क्या हाल चाल है? बहुत शुक्रिया। हासलपुर से आना भी आपकी मोहब्बत है और उन व्यूवर्स के लिए जब आपने बताया तो ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और ये जो रहनुमाई देना जो है आप कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैंने आपके पहले 2 वीडियोस भी इफ्तिखार रफ़ी साहब का भी और साइमा अकरम चौधरी का भी देखे हैं मैंने और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल कहता है कि ये आपका बनता है कि जो आने वाले नए लोग हैं उनको जो आप रास्ता दे रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपके जो सवाल थे बहुत सारे, आज वही जवाब हम इनसे लेंगे। आज हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमारे जो देखने वाले जो व्यूअर्स हैं वो हैं जो ड्रामा या डाइजेस्ट में लिखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले वो लिखना चाहते हैं। ड्रामा डाइजेस्ट, मैं बहुत सारे कॉलर्स को या इनबॉक्स में भी मैसेजेस करके बता चुका हूँ, ये बहुत आगे का लेवल है। उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप लिखने के लिए मौजू हैं भी कि नहीं, आपकी तहरीर इस काबिल है कि आप आगे बढ़ सकते हैं इस फील्ड में या नहीं बढ़ सकते। तो अमजद भाई, सबसे पहले तो मैं वो बेसिक सवाल जो पहले भी मैंने राइटर से पूछा, आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि ये जो बेसिक क्वेश्चन है ना, यही मोटिवेशन देता है। जी बिल्कुल। इस फील्ड में अमजद जावेद कैसे आया? अमजद जावेद ने लिखना कैसे शुरू किया? जी, मैं आपको बताऊं कि मैंने लिखना जब शुरू किया था तो मैंने अचानक लिखना शुरू किया था। अच्छा। अचानक इस तरह करके कि मेरे सामने जो है वो एक राइटर थे, उन्होंने कहानी लिखी तो उनकी कहानी जो है वो एक अप्रोच कर गई, एक ख़ास लेवल पे इनाम हासिल कर गई। तो उससे मुझे एक सवाल ये पैदा हुआ कि क्या मैं लिख सकता हूँ और क्या मैं कहानी लिख सकता हूँ। तो ये सवाल मेरे अपने आप से था। फिर मैंने उसको कहानी को लिखा। अब उसमें मेरे जहन में क्या था, ये कि एक तफसील तलब चीज़ है। यहाँ मैं बुनियादी आपके सवाल का जवाब ये दूँगा, पहले अपने आप को मुतमईन करें कि क्या आप लिख सकते हैं, आप में ये सलाहियत मौजूद है कि आप लिख सकते हैं। अब ये सलाहियत का जांचना कैसे है, ये करना, ये एक अलग मैटर है। मैंने कहानी लिखी, वो कहानी जो छप गई तो उसमें कुछ मैंने ये देखा कि चंद फ़िक्रों की तब्दीली के अलावा उसमें कुछ नहीं था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और उतना मुझे भी नहीं पता था कि ये कहानी की चीज़ें क्या होती हैं, क्या नहीं होती, इसे सब कुछ। लेकिन अंदर में एक पैशन था और वो शायद सलाहियत थी जिसने आ गया। फिर मैंने दूसरी कहानी लिखने वो अव्वला नाम पा गई। मतलब जिस चीज़ को देख कर मुझे इंस्पायरेशन हुई थी वही चीज़ मुझे हासिल हो गई। तो फिर मैंने वो लिखना शुरू कर दिया, लिखता चला गया। मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आया कि जब मैंने ये सोचा कि यार मैं क्या लिख रहा हूँ। मतलब उसमें वो चाशनी, वो चीज़ें, वो सारा कुछ नहीं है जो एक होनी चाहिए। लेकिन इस सोच तक पहुँचते हुए मुझे ये लगा कि जो कारी था, पढ़ने वाला था, उसने मुझे सिखाया कि आपकी ये चीज़ है, आपने यहाँ अच्छा किया है, आपने यहाँ पे अच्छा नहीं किया। तो मैंने अच्छा बनने की कोशिश की। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करता चलूँ कि हमारे यहाँ जो सीखने वाले होते हैं ना, अक्सर सबसे पहली ये बात ये होती है कि जो सीखने वाला ये होता है कि उसको फौरी तौर पर जो चीज़ मिल जाए रेडीमेड टाइप की। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पहले आपके पास सलाहियत हो। देखिए आप जो मतलब कि कोई आपने खाना बनाना है, खाना में आपको सारे लवाजमात आपके पास मौजूद है, लेकिन आप जायका कहाँ से लेके आएंगे? गुड, ज़बरदस्त। ठीक है ना। उस जायके के लिए, वो जायका जो बनाना है उसके लिए आपको एक सेंस चाहिए।
और एक ख़ास किस्म की महारत चाहिए उस जायके को लाने के लिए। कौन सी चीज़ किस तरह होती है, किस तरह। सबसे पहले जो है सीखने वाले के हवाले से वो ये होती है कि वो जो उसे बता रहा है वो कितने पैशन से उसको अपने अंदर ऑब्ज़र्व करता है, वो उसको जांचता है कि यार ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए उसके पास एक हौसला होना चाहिए, फिर वो सीखता है। तो अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है तो वो कभी भी नहीं सीख सकता। मुझे इन चीज़ों ने सिखाया, सिखाने के बाद मैंने उन चीज़ों को फिर अपने असातिज़ा से, जिनसे मैंने बहुत सारा सीखा, उनके साथ फिर चलता चला गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक एक वक्त आया कि मैं अब कई सारे नावल, बेशुमार कहानियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है वो एक सेंस दे दी है जो जिसमें कहानी लिखते हैं बंदा। अच्छा, लिखना जो है ना वो एक फुल टाइम जॉब है, मुकम्मल एक काम है। अगर आप ये कहना है कि आप कुछ करते हैं तो साथ में लिखना भी शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। या आपने बैठे बैठे रात को कोई ड्रामा देखा और सुबह आपने सोचा कि मैं भी लिखना शुरू कर दूं, डाइजेस्ट में कोई नावल आपने पढ़ा और अगले दिन आपने कहा कि मैं भी लिखूं, ऐसे नहीं होता। अब जो मैं अगली जो बात आपसे पूछना चाहूँगा अमजद जावेद साहब से, आप लोगों ने भी गौर से इसको सोचना है, समझना है कि ये जो सवाल है, ये सवाल मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किए हैं आप लोगों के सवालों में से। तो मैं अगला जो सवाल आपसे पूछूंगा कि एकदम से ये लोग कह देते हैं कि जी मैंने ड्रामा लिखना है, मैंने डाइजेस्ट। नहीं, ये बात होती नहीं है। सबसे पहले आपको कहानी, हाँ जी, तो मैं यही आपसे पूछना चाहूँगा कि इन लोगों को ये बताएं कि जो अब शुरू करना चाह रहे हैं वो क्या लिखें, कैसे लिखें, किसके लिए लिखें। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ कि जो शेर होता है ना, उसमें भी पूरी कहानी समाई हुई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आ तुझको बताऊँ मैं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सना अव्वल ताउस और रुबाब आखिर। बिल्कुल। या उसमें देखिए पूरी तारीख है कि एक तारीख, किसी भी कौम की तारीख जो शुरू कहाँ से होती है आखिर में, मतलब लिखने वाले की अप्रोच पर है कि वो एक शेर में बात मुकम्मल करता है, एक कहानी में करता है, उसमें एक कहानी में, एक कहानी ये मौजूद, कहानी पूरी बनता है। अच्छा उसमें कहानी मौजूद है। अब ये देखने सेंस की कहानी कहाँ पर पड़ी हुई है। अब इसी तरह ड्रामा है, ड्रामा भी कहानी पर खड़ा है ना, तो बेसिकली चीज़ क्या हुई, कहानी। अब पहले बंदे को कहानी बुनना आती हो, कहानी बनाना आती हो, कहानी समझे डालना आती हो, तो फिर आगे जो है वो चाहे ड्रामा लिखे, चाहे वो नावल लिखे, चाहे जो मर्ज़ी लिखे वो, लेकिन बुनियादी बात उसको आनी चाहिए। अब बुनियादी बात के लिए हो तो हम ये नहीं चीज़ करते, हम ये कहते हैं कि हम ड्रामा लिखने, भी ड्रामा कहाँ से लिखेंगे, आपके पास कहानी कहाँ से है, क्या आपके पास कहानी है, और कहानी कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस पर बेस करती है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं कहानी में। तो वो जो वन लाइनर होता है ना किसी भी ड्रामा के लिए, जो वन लाइनर होता है बेसिकली वो भी एक मिनी कहानी होता है, किसी कहानी का खुलासा होता है कि कहाँ से शुरू हुई है, कहाँ ख़त्म हुई है, और इसमें कहाँ कहाँ ट्विस्ट आ रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। तो एक छोटी सी कहानी होती है जिसकी बुनियाद पर कोई ड्रामा जो बनाने वाले हैं वो ये फैसला करते हैं कि इस कहानी को बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। अगर आपका वो वन लाइनर ही दिलचस्प नहीं है, वही अप्रोच नहीं कर रहा, तो आगे आप ड्रामा क्या बनाएंगे। अच्छा, आपको जब कोई डाइजेस्ट कहता है या आप किसी डाइजेस्ट के लिए जब लिखने लगते हैं या कोई नावल आप शुरू करने लगते हैं या कोई ड्रामा लिखने लगते हैं, तो कैसे शुरुआत होती है कि मतलब आपको एक छोटा सा आइडिया दे दिया कि इस पे हमें ड्रामा चाहिए या इस पे हमें कहानी चाहिए या इस पे हमें नावल चाहिए, तो अमजद जावेद क्या करता है लिखने से पहले, तैयारी कैसे करता है, लिखने पहला लफ्ज़ लिखने से पहले की जो तैयारी है ना वो कैसे होती है, ताकि ये हमारे जो देखने वाले ना उनको इसका भी जवाब मिल सके। मैं आप इससे भी पहले की एक बात बताता हूँ आपको। अब देखें, सड़क एक रवां दवां सड़क है, या हम चले हमें घर की बात करते हैं, हम घर में एक आम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कॉल बेल बजती है, आपके यहाँ मेहमान आ जाते हैं, तो घर का माहौल चेंज हो गया, घर का माहौल चेंज हुआ ना। तो बात भी यही है, एक ख्याल आता है, एक मामूल की ज़िंदगी चल रही है, आप मामूल की ज़िंदगी में वो ख्याल आपके दिमाग में आता है, वो ख्याल खुद एक कहानी खुद आपको पकड़ लेता है जिस वक्त, तो वो फैलता है अपने आप को कहानी लिखवाने के लिए। मतलब ख्याल कितना स्ट्रॉन्ग है। अब ये ख्याल जो होते हैं वो इल्हाम भी वहीं होते हैं जहाँ पर वो जगह ऐसी हो, जहाँ पर देखिए बारिश आती है, बारिश मतलब फसलों पे भी पड़ती है, तो वो फसलें शादाब हो जाती हैं। वो जैसे पंजाबी में रूढ़ी कहते हैं, उस पर भी होती है, वहाँ तो कुछ नहीं उगता। जब ख्याल आता है तो वो जगह कैसी है, कितनी ज़रखेज़ जगह है जहाँ पर वो ख्याल आता है। अब वो कहानी इससे हट, मतलब कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उसको
मैं अपने उन देखने वालों को जिनके हवाले से आप रहनुमाई उनकी कर रहे हैं, मैं उस हवाले से आपको एक बात बताता हूँ कि इमरान कुरैशी साहब ने मैं कहा कि एक ना नए टैलेंट जो है ना वो हंट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। ठीक है, मेरा फ़ैसला हुआ उनके साथ। तो फिर हमारे साथ एक बात ये हुई कि अनवर फराज साहब जो हैं बहुत बड़े आदमी हैं वो, तो एक सबाशल नाम था वो उन्होंने किया ये सब फेसबुक पर। पहले तो हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के हवाले से काफ़ी फैसिलिटीज़ हमें आ गई हुई हैं। तो उन्होंने एक पूरी मेहनत करने के बाद लोग इकट्ठे किए, उनको कहा अब सबसे अहम बात जो है कि मुझे शौक़ है। कोई कहते ना मुझे शौक़ है, तो अकेला शौक़ होना कोई मान ही नहीं रखता, वो अजीब इरिटेट करने वाली चीज़ होती है। कि पहले आप अपने आप से सवाल करें कि आप में वो सलाहियत है जिसके लिए आपको शौक़ है। मुझे जहाज़ उड़ाने का शौक़ है, जब मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में, तो शौक़ है ना, जहाज़ तो नहीं उड़ा सकता मैं। खैर, वहाँ पर लोग इकट्ठे किए, लोग इकट्ठे करने के बाद अगर आपको जहाज़ उड़ाने का शौक़ भी है तो उसका बेसिक नॉलेज लिया जाएगा, उसके एक इल्म है, तालीम है, दोनों चीज़ें। उसके लिए एक इल्म होता है, एक तरबियत होती है। पहले इल्म हासिल किया जाता है, फिर क्योंकि वो फ़न है, फ़न को सीखना ही पड़ता है। बिल्कुल, फ़न को हमारे बड़े एक बुजुर्ग उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि तालाब में कूदे बिना आप तैरना नहीं सीख सकते। बिल्कुल, बाहर आप जितना मर्जी किसी दूसरे को देख लें, पढ़ लें उसके बारे में कि आपने स्विमिंग कैसे करनी है, तैरने के लिए एक दफ़ा आपको कूदना पड़ता है। आप कूदने से पहले ही ये अज्यूम करके बैठ जाएं कि आप बड़े राइटर हैं या आपने ये कर लेना और वो कर लेना, पहले उस कूदने का फ़न आना चाहिए। फ़न आना चाहिए। फ़न एक अलग चीज़ है, इल्म एक अलग चीज़ है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो वहाँ पर लोग इकट्ठे आ गए। अब वहाँ पर मुझे अच्छी तरह याद है कि फिगर 84 का आया था, 84 लोग आ गए। अब मेरे ज़िम्मे वहाँ पर ये काम था कि उन 84 लोगों को प्लॉट यानी कहानी उनसे लिखवानी है। दरमियान का जो तो प्रोसेस है, प्लॉट कैसे लिखते हैं, ये सारा कुछ जो करते हैं वो किस तरह करते हैं। अब आप यकीन कीजिए कि वो शौक़ वाले लोग जो ऐसे करने वाले, जो मतलब नहीं करने वाले, आखिर में तकरीबन जो है वो 40 लोग रह गए जिन्होंने प्लॉट लिखा। और 40 लोगों में से जो बेहतरीन प्लॉट जिन्होंने सीखा वो 12 लोग थे। अच्छा, फिर कहानी लिखी 12 लोगों ने, 84 में से 12 लोगों ने कहानी लिखी। बाकी सब जो आप देखने वाली चीज़ें उन्होंने क्यों नहीं लिखा? उन्होंने इसलिए लिखा कि वो सीखनी नहीं चाहते थे। वो कहते कि हमें कोई रेडीमेड चीज़ मिल जाए। अब वो बस इस तरफ आया, और ये क्योंकि ये दौर ऐसा आ गया कि ना आप ये रेडीमेड चीज़ें बना लें, ये आपको कुछ चीज़ की तलब है कि फ़ौरन खरीदी और वो होगी, ऐसा नहीं होता। ये फ़न है, फ़न को सीखना पड़ता है। आप रियाज मतलब कोई मौसीकी की अगर तालीम हासिल करना चाहे तो वो पहले दिन उसको अगर आप राग दे भी दें, जब तक वो रियाजत नहीं करेगा, रियाजत करने के बाद जब वो ख़ास सुर नहीं निकाल पाएगा, तो वो तरबियत के मराहल में है। इसी तरह कहानी जो होती है, जो वो दरअसल पढ़ने का फ़न है। आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर उसको वापस कैसे दिया, तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ कि दरअसल कहानी के लवाज़म क्या है। सबसे पहली चीज़ जो है वो कहानी के लवाज़म में वो है दिलचस्पी। ठीक है। देखिए, हम अपनी दादियों के साथ, नानियों के साथ जो जुड़कर बैठते हैं या बड़ों के साथ जुड़कर बैठते हैं, तो वो ऐसी क्या चीज़ होती है जो मैं वो जोड़ के बैठती हूँ उस कहानी के साथ? तो वो दिलचस्पी है ना एक बच्चे के लिए, उसको इमेजिनेशन। ये बात की बात है कि आप उसको दे क्या रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग से टॉपिक है। अच्छा, आप दिलचस्पी के साथ जुड़े होते हैं। अगर कहीं भी अटकल आ गई है, तो ये कहानी का कातिल है। कहानी का लवाज़म में वो है रवानी। ठीक है। अगर आप रवानी पैदा कर सकते हैं कहानी में दिलचस्पी पैदा करते, ये फ़न है। ठीक है, ये फ़न है। और बाकी सबक उसमें देना या ना देना, ये एक बिल्कुल ये भी हट के चीज़ें हैं। सबसे पहले जो है वो आपको कहानी लिखना आना चाहिए। ठीक है। कहानी क्या है, और उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो नए आने वाले हैं उनके लिए एक चीज़ होती है प्लॉट, कहानी का खुलासा। कि सबसे पहले वो प्लॉट लिखना सीखें कि प्लॉट कैसे लिखते हैं। प्लॉट लिखने का ये मतलब होता है कि वो अपनी कहानी की जो बुनत होती है वो उसको बेहतर अंदाज में कर सकता है। उसको शुरू से लेकर आपने सारी कहानी लिख ली। सारी कहानी लिखने के बाद फिर आपने उसको किसी को दिया पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने के बाद जो उसका जो फीडबैक है वो आपको बता देगा कि आप क्या हैं, आपकी स्किल क्या है, आपकी कहानी में दिलचस्पी है या नहीं है,
उसको आपने बड़े हौसले से सुनना है। आप तो अपने तई बड़ा होता है कि मैंने वो मार्का मार दिया, लेकिन असल में वो जो फीडबैक है वो आपको सिखा रहा है, वो आपको बता रहा है, वो आपका आईना है, उसको हौसले से सुने। ये मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए भी ये चीज़ है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी मुझे ईमेल्स इतनी सारी और बार बार ईमेल्स, मुझे 1 महीने के अंदर उनकी कोई 30-35 ईमेल्स आ चुकी होंगी। ऐसे कई लोग हैं, कोई एक आध नहीं, ना मैं उनका नाम लूँगा, कई लोग हैं। आप लोग चाहते हैं कि इधर आपने ईमेल किया, स्क्रिप्ट भेजा, उधर ही आपको फौरी रिस्पॉन्स मिल जाए कि जी आपने क्या किया। जितना टाइम आपको लिखने में लगता है, अगले बंदे को पढ़ने में भी टाइम लगता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स दे, गाइड करे, तो उसका वेट करें कि वो पढ़ के आपको रिस्पॉन्स देगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, आप लोगों के जो ज़्यादातर कॉल्स और मैसेजेस थे वो ये थे कि हमें बताएं कि हम कहाँ लेके जाएं कहानी, हमें किसी डायरेक्टर से मिलवा दें। इफ्तिखार रफ़ी साहब के नंबर मांग के आपने, और साइमा अकरम चौधरी के नंबर मांग के आपने, वो मुझसे शिकायत करते हैं कि जी हमें भी लोग रब्ता करते हैं। अब ये ना कीजिएगा कि अमजद जावेद साहब का नंबर दे दें, मुझे मैसेज आ रहे हों या इनबॉक्स में मैसेज या कमेंट्स में आ रहे हो अमजद जावेद का। आपको बताने का मकसद ये है कि ये भी बिज़ी लोग हैं, ये मसरूफ़ लोग हैं। इन्होंने जब किसी प्लॉट पे, किसी कहानी पे काम करना होता है तो ये दुनिया माफिया से ख़त्म होके एक तरफ होके ये फिर लिखते हैं। तो मकसद यही है, ये जो तीसरी सीरीज़ इस सिलसिले में हम कर रहे हैं, बताने का मकसद ये है कि आप सीखें। अब वो जो 2 इंटरव्यूज़ हैं वो भी दोबारा बार बार देखें। इनके इंटरव्यू को भी आपने 2-3 दफ़ा समझना। इनकी हर बात में तजर्बा है, सालों का निचोड़ है। तो इस वजह से आप लोगों ने फोकस करके देखना है। अमजद भाई, मुझे दूसरा ये बताइए, कहानी लिखी गई, नए लिखने वालों के लिए कौन से प्लेटफॉर्म्स है? आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर किसी ने नई पहली कहानी लिखी है तो वो कहाँ पे दे सकता है? सबसे पहले वो कहानी खुद पढ़े, इस नियत से, ठीक है, कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है, और वक्फे के साथ पढ़े। हाँ, आज लिखी है तो 6 दिन बाद वो पढ़े। बड़ी एक इसमें है, राइटर्स में एक इसको बड़ा कहते होते हैं, इसकी ख़ास टर्म है, इस्लाह है कि पाल पा दो, यानी कहानी लिखने के बाद रख दो, और उसको 20-25 दिन बाद जब आप देखेंगे ना तो आपको उस कहानी में बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी। हम भी देखते हैं पुरानी जो कहानियाँ पढ़ते हैं, देखते हैं कि यार ये या मैं आपने क्या किया, यहाँ से चीज़, लेकिन वो उस वक्त ठीक थी कि हमने उस वक्त लिखा था। दूसरी बात ये कि आप अपने इर्द गिर्द किसी ऐसे साहब या साहिबा को देखें कि जो वाकई कहानी को समझते हैं। अब अगर आपने इस तरह का नहीं मिलता तो आपने अगर बच्चों की कहानी लिखनी तो आप बच्चे को पढ़ा के देखें, टेस्ट करें ना कि आप, जब आप ये कंफर्म हो गया आपको कि ये चीज़ बेहतर बन गई है, तो फिर आप ये देखें कि मैं कहानी अगर बच्चों के लिए लिखी है तो मैंने किस प्लेटफॉर्म पे देनी है। रिसाले हैं, बिल्कुल सही, आप उनको भेजें। और ये सब मत डरें, बिल्कुल, मैं अपने कारीन से ये बात कहूँगा, आप बिल्कुल मत डरें। ये सबसे अहम आपके लिए एक समझे कि खुशखबरी वाली बात होती है कि अच्छी कहानी के लिए हर एडिटर बैठा हुआ होता है कि यार मेरे पास कोई अच्छी कहानी आए, फिर वो उसको छोड़ता नहीं है। फिर वो आपके पीछे होता है कि आप अपनी कहानी दें, क्योंकि अच्छी कहानी की तलाश में हमेशा एडिटर रहता है। बिल्कुल सही। ये कभी भी नहीं है कि एडिटर को बड़ी जालिम चीज़ बैठा हुआ है और वो मतलब कि आपकी चीज़ें उसने चीर फाड़ ही करनी है, सब कुछ करना नहीं। अगर आपकी अच्छी कहानी है तो जो आपने एडिटर को अगर भड़का दिया, उसके अगर आपको इंस्पायर कर लिया, उसको अगर आपने उसका अपने लिए हमदर्दी ले ली कि यहाँ ये अच्छा लिखता है, तो फिर समझिए आप कामयाब है आपकी कहानी फिर। और ये कभी भी नहीं होता कि कोई एडिटर तसब लिए बैठा या कुछ करके बैठा, नहीं, ऐसी भी बात नहीं होती। आपको रिसाले का मिजाज समझना है, ये भी एक आर्ट है कि कौन सा रिसाला किस तरह का। आप मतलब एक आपने देखा है कि एक रिसाले में हॉरर कहानी छपती नहीं है, आप उसको हॉरर कहानी भेज रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं, वो तो छापेगा ही नहीं। सही प्लेटफॉर्म का भी इंतखाब आपने करना है। ये भी एक फ़न है, ये भी एक फ़न है कि आपने सही प्लेटफॉर्म कैसे चूज़ करना है। मैं आपको बताऊं कि हमारे शहर में जो ये होता था कि हमारे एक दोस्त हैं, हमारे बड़े मोहसिन हैं, मेरे भाई हैं, मलिक मोहम्मद हुसैन साहब, उनका एक अपना स्कूल है, काफ़ी बड़ा सारा स्कूल है। तो वो खुद भी लिटरेरी आदमी हैं, वो पढ़ने लिखने वाले आदमी। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हम अपना रिसाला निकालें। तो मैं यहाँ जंग से गया हुआ था अप्रेंटिस के बाद, यहाँ काम करने के बाद मैगज़ीन सेक्शन में। तो मैंने कहा जी ठीक है हम निकाल लेते हैं। उन्होंने कहा यार ठीक है। मैं वहाँ पे जाना शुरू हो गया, बच्चों से मिलना करना सब कुछ। मैंने ये देखा कि बच्चों में बहुत टैलेंट था, लेकिन उस टैलेंट को आगे लाने वाला कोई नहीं था उसको पाले। जैसे अभी हम बातों कर रहे थे कि
लोहा जो है वो सोना नहीं बन सकता जितना मर्जी पॉलिश कर लिया जाए, लेकिन सोना जब पॉलिश किया जाएगा तो वो चमकदार हो जाएगा। हीरे को गढ़ा जा सकता है, कोयले को गढ़ा नहीं जा सकता। अब मुझे पता है, ये बात छोड़ दें आप कि मैं क्या हूँ, मुझे खुद पता है कि मैं कोयला हूँ या हीरा हूँ, ये मुझे पता है। इस सबसे पहले बात यहीं से शुरू होती है। अच्छा, अब वहाँ पे हमने मतलब इंतहाई नामसाद हालात ये थे कि ये नहीं कि उसको पैसा वैसा नहीं था, वो छपने के बहुत पैसे थे, या फैसिलिटी नहीं थी छपने के लिए, प्रिंटर नहीं है, वहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, वहाँ कंप्यूटर कंपोजिंग करने वाला नहीं है, इस तरह के हालात थे वहाँ पे। लेकिन इन हालात में भी हमने 33 वहाँ से मैंने देखा कि इतने सारे लड़के, मतलब उसका फीडबैक यहाँ तक, ये 2 मैं आपको उसके मिसालें दूंगा। एक फीडबैक तो ये है कि एक लड़का डॉक्टर बन गया, तो किसी हवाले से जब मैं हॉस्पिटल में गया तो वो मुझे मिला, तो उन्होंने कहा सर मैं आपसे मिलने आना था मैंने, तो मैं ठीक है बड़ी मेहरबानी, आप कौन थे? उन्होंने कहा ये इस तरह मैं आपके पास वो कहानी को, तो अब मैंने एक मजमूआ लिखा हुआ है शायरी का, तो मैं आपके दिखाने आया था, वो छप जाएगा। मैं कहा यार डॉक्टरों का शायरी का वक्त कैसे मिल गया सर, ये मैं इंसान भी तो हूँ ना सर, मतलब उसमें ये क्वालिटी थी। दूसरा, वही बच्चे जब मुझसे सवाल किया करते थे कि सर ये कैसे होगा, कैसे, उनको ढूंढने में मुझे बड़ा वक्त लगता था उनका सवालों का जवाब देने के लिए, तो मेरे पास नोट्स पड़े हुए थे। उन नोट्स को इल्म इरफान पब्लिशर्स ने छापा, तो लिखारी कैसे बनता है, तो वो अब किताब जो है पूरी स्कूलों में, पूरे पंजाब के स्कूलों की लाइब्रेरी में मौजूद है, किसी ने वहाँ से लेनी हो। मैं यहाँ भी इसलिए बता रहा हूँ कि लिखारी कैसे बनता है, अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो उसमें हर स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ा, अगर आपको कहीं से किताब भी नहीं मिलती, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ले ली। अच्छा, ये उसका फीडबैक था, यानी कि वहाँ पर एक कोई क्रिएटिविटी तो हुई ना वहाँ पर। तो इससे मैं आगे बढ़कर बात करता हूँ कि अगर आप डाइजेस्ट का जो मुदीर है वो अच्छी कहानियों के लिए बेताब बैठा हुआ है, तो आप पहले खुद रिफ़ाइन करें कहानी को। रिफ़ाइन करने के बाद फिर जब आप कहानी रिफ़ाइन कर लेंगे, आपको पता है ये कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छी है, तो फिर आप उस पर ड्रामा बनाएं, आप उस पर नावल बनाएं, आप उसको जो करें, फिर तो बनती है बात। पहले कहानी लिखना सीखें, कहानी कैसे लिखें। बहुत शुक्रिया अमजद जावेद साहब। मज़ीद 2 चीज़ें आपके लिए जाते जाते। एक तो इस तरह से अमजद जावेद साहब ने कहा कि लिखें, लिखते रहें, लिखने से ना डरें, आप लिखें, रखें, दोबारा लिखें, कोई इस्लाह करता है तो उसको भी आप अच्छे तरीके से अडॉप्ट। सॉरी ज़रा मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करता हूँ कि वो फ़ारसी का एक है मी नवीसे, लिखते रहो, ये लिखना ही आपको सिखाता है, ये लिखना सिखाएगा। और दूसरी जो अहम बात है वो ये कि डरना छोड़ दें। आप वीडियोस देखते हैं या कुछ भी करते हैं या किसी से मिलना है, ये जो अंदर का डर होता है ना, देखें मैं और अमजद जावेद साहब आज इकट्ठे बैठे हैं, किसके लिए? आप लोगों के लिए, कुछ आपको नई चीज़ बताएं। मैं डर रहा होता है इनसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए डर रहे होते हैं, तो आप तक कोई बात ना पहुंचती। डरना छोड़ दें, आगे बढ़ें, हिम्मत करनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। जब आप अच्छा लिख लेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा, जैसे इन्होंने भी बताया कि आपने किस प्लेटफॉर्म पर वो देना है, आपकी जो चीज़ है वो मौजू किस प्लेटफॉर्म के लिए है। जाते जाते एक और चीज़ मैं आपको, क्योंकि आपको कहा है कि आपने पढ़ना है, पढ़ें। अनागीर, इनका एक नावल है, किस्तवार चल रहा है और बड़ी इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पजीराई हासिल कर रहा है, वो भी पढ़ें। अनागीर जासूसी डाइजेस्ट में हर महीने वो आप पढ़ें। मैं उसके बारे में भी जाते जाते एक राय लूँगा, कमेंट्स लूँगा आपसे। अनागीर जो आपके माइंड में आया, तो उसके हवाले से नए लिखने वालों में क्या चीज़ है उसकी? लेकिन आप उसमें कहानी की देखिए वैरायटी देखते होते हैं। वही मैं पहले भी बात करता हूँ कि आप डाइजेस्ट पढ़ रहे हैं, आपको अब डाइजेस्ट का मजाज समझना है पहले, फिर ये देखना है कि आप उसमें नई चीज़ क्या दे सकते हैं। अब वहाँ पर मैंने ये देखा कि रूही के और सहरा के हवाले से कोई कहानी नहीं अब तक छपी थी, कोई सिलसिला नहीं छपा था। तो मैंने पहले उसका एक वन लाइनर बनाया और वन लाइनर बना के मैंने अलीम अलीम साहब को दिया। मैंने कहा जी मेरे दिमाग में ये चीज़ है, तो ये मेहरबानी उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे वन लाइनर दें कोई चीज़। तो मैंने ये जब उनको बताया उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं डन, आप लिखें। तो मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया, तो अब तक लिख रहा हूँ, जब तक वो लिख सका तो लिखूँगा। तो उसमें नयापन ही सिर्फ ये था कि वो रूही की रवायात, रूही के मामलात की चीज़ें थी, तो वो चूँकि आम कारीन जो डाइजेस्ट पढ़ने वाले थे उनके लिए वो नई चीज़ थी, तो नयापन तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए राइटर्स को। यहाँ पर मैं आपको एक भाई आपके हवाले से मैं सबको, आप इनसे सवाल ले लें जी। अगर इस हवाले से उनके ज़हन में कोई सवाल बनता है और वो सवाल स्ट्रॉन्ग हुआ तो इस पर भी इंशाल्लाह बाद में बात होती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। तो बराह रास्त नहीं, वो जब वक्त मिला तो फिर उसके साथ साथ में जो आप जो है ना वो आते रहेंगे।
तो मुझे खुशी होगी इंशाल्लाह आपके व्यूअर्स के लिए, आपके जो देखने वाले हैं, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, और मेरे लिए भी बड़े मोहतरम हैं, और इंशाल्लाह हम उसके साथ करते हैं। मैं एक चीज़ और करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले भी पिछले इंटरव्यू में साइमा अकरम चौधरी का इंटरव्यू हो रहा था, तो वो बात होगी कि वन लाइनर आपको दिया जाएगा, उसके ऊपर इतने आ गए कि वन लाइनर हमें भी भेज दें। आप खुद लिखने की कोशिश करें, वन लाइनर हाजिर हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन पहले ट्राई तो करें, कुछ लिखें तो सही। दूसरी चीज़, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमजद जावेद साहब का फेसबुक आईडी डाल दूंगा, आप इनको भी तंग नहीं करना, आपने मैसेज कर सकते हैं अगर आपके जहन में कोई मज़ीद सवाल है, ये भी कोशिश करेंगे पहली फुर्सत में उसको जवाब देने का। और आपको मैं जाते जाते ये भी कहूँगा कि जो पहले 2 इंटरव्यूज़ हैं साइमा अकरम चौधरी का और इफ्तिखार रफ़ी साहब का इसी सीरीज़ के हवाले से, वो भी देखिए। जो आज ये पहली दफ़ा ये इंटरव्यू देख रहे हैं या जिन्होंने वो देखे उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा कि वो ये वाला भी इंटरव्यू देखें। ये इंटरव्यू पहले इसलिए भी देखना ज़रूरी है, ये आज का इंटरव्यू हमने किया ही इस हवाले से है कि नो आमूज़ या जो नए लिखने वाले हैं वो कैसे अपने प्लेटफॉर्म को तलाश करें, अपने लिए कैसे वो बेहतरीन तरीका ढूंढें कि आपने लिखना क्या है, लिखना किसके लिए है, और लिखना भी है या नहीं लिखना। आपको खुद पता चल जाएगा, जब एक चीज़ 2 चीज़ें लिखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा कि आप लिखने वाली आपके जरासीम मौजूद हैं या नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ताकि नेक्स्ट भी जो हम वीडियो बनाएं वो भी आप तक पहुंचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एक दफ़ा फिर अमजद जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके कायरीन तक जो है, आपके देखने वाले नाजरीन तक जो है ना अपनी बात पहुंचा सकूं। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो है ना हम बातें करते रहेंगे इसके बारे में, और जो रहनुमाई हमसे हो सके हम ज़रूर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया।